हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क नाइट्स। सारी वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल डार्क नाइट्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आपको मिलती रहे वीडियो से जुड़ी हुई सारी नई अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में खौफ और तजस्सुस में लिपटी एक जिन की पुरस्कार कहानी। जाल पार्ट 1। नवंबर की सर्द रात थी। शाम होते ही आसमान को स्याह और गहरे बादलों ने अपनी आगोश में ले लिया था। हवाएं चलने लगीं और रफ्ता रफ्ता हवाएं आंधी की शक्ल इख्तियार कर गईं और देखते ही देखते ऐसी शदीद आंधी चलने लगी कि हर चीज़ को गर्दो गुबार ने अपने हिसार में ले लिया। लगता था कि ये आंधी हर चीज़ को उड़ाकर अपने साथ ले जाएगी। अजीब सी चीखों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी, जिन्हें सुनकर खौफ महसूस होता था। आंधी की शिद्दत ऐसी थी कि कई कमज़ोर दरख्त अपनी जगह से उखड़कर ज़मीन बोस हो गए थे। साइन बोर्ड्स अपनी जगह छोड़ चुके थे और सड़क पर पड़े दिखाई देने लगे थे, और कुछ एक तरफ से टूटकर लटक कर हवा में झूल रहे थे। तेज़ हवा में जब वो झूलते हुए दीवार या किसी और चीज़ से टकराते तो उनकी आवाज़ भी खौफ पैदा कर देने का हिस्सा बन जाती थी। ऐसी शदीद गैर मुतवक्का आंधी थी वो। इस शदीद आंधी में बस बमुश्किल अपने स्टॉप तक पहुंची। बस के ड्राइवर को आंधी और गर्दो गुबार की वजह से बस चलाने में दिक्कत पेश आ रही थी। तेज़ हेडलाइट्स में भी पता नहीं चल रहा था कि सामने क्या है। एक छोटा बोर्ड न जाने कहां से उड़कर बस के अगले हिस्से से एक धमाके से टकराया तो अंदर बैठी हुई सवारियों के साथ साथ ड्राइवर भी डर कर चौंक गया। कुछ ख्वातीन की तो चीखें निकल गईं। अगर वो बोर्ड बस की स्क्रीन पर आकर लगता तो शायद वो स्क्रीन को तोड़ता हुआ बस के अंदर आ जाता और जाने क्या नुकसान पहुंचा देता। जैसे ही बस स्टॉप पर रुकी, मुसाफिर बाहर निकलने लगे। उस जगह 5 मुसाफिर उतरे थे। उनमें से एक अवेस अहमद भी था। मुसाफिर उतार कर बस चली गई। अवेस के साथ उतरने वाले मुसाफिर दाएं बाएं निकल गए थे। वो अकेला ही उस जगह खड़ा आंधी में देखने की कोशिश करते हुए सोच रहा था कि इस सूरत हाल में वो क्या अगले चौक तक चलकर जा सकेगा। मिट्टी उसकी नाक, मुंह और आंखों में जा रही थी कि जिससे आंखें मुसलसल खोलकर रखना भी दूभर हो रहा था। वो अपनी आंखें बार बार खोल और बंद कर रहा था। दूर तक तो क्या, नज़दीक देखना भी उसके लिए नामुमकिन हो रहा था। अचानक उसने अपने अकब में गर्दन घुमाई। उसे ख्याल आया कि इस जगह एक जनरल स्टोर है। बजाय इसके कि इस आंधी में चलने की कोशिश की जाए, उस जनरल स्टोर में रुककर आंधी की शिद्दत में कमी होने का इंतज़ार कर लेना चाहिए, वरना तो चलना तकरीबन नामुमकिन है। वो जनरल स्टोर बस स्टॉप के सामने ही सड़क अबूर करके था। ये सोचते ही वो उस जनरल स्टोर की तरफ घूमा और बमुश्किल आंखें बंद करता और खोलता, मिट्टी और गर्दो गुबार से बगलगीर होता उस जनरल स्टोर के दरवाजे तक जा पहुँचा। जनरल स्टोर का गोल मटोल सा मालिक अपने काउंटर के पीछे कुर्सी पर विराजमान था, जबकि 3 सेल्समैन अपनी अपनी जगह काउंटर के पीछे खड़े थे। उसने जनरल स्टोर के शीशे के दरवाजे को अंदर धकेलकर खोलना चाहा, पर वो अंदर से लॉक था। अवेस को दरवाजे के साथ लगा देखकर एक सेल्समैन दरवाजे के पास आया और ऊपर लगी छोटी खिड़की खोलकर पूछा, क्या चाहिए? नहीं, कुछ नहीं, आंधी के रुक जाने के इंतज़ार में इधर आ गया हूँ। इसकी बात सुनते ही सेल्समैन ने वो छोटी खिड़की बंद की और फिर अपनी जगह की तरफ चला गया, जबकि आवेश को उम्मीद थी कि उसकी बात सुनकर हमदर्दी के तहत वो दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठने की पेशकश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो बाहर ही एक तरफ दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। उसकी बेतनाई पर आवेश को बहुत गुस्सा आया। उस कमज़र्फ ने तो इनकार में भी जवाब देना गवारा नहीं किया था। गर्दो गुबार से बचने के लिए उसने अपना दफ्तरी बैग अपने चेहरे के आगे कर लिया। तेज़ आंधी में कोई कमी नहीं आई। जब आवेश दफ्तर से निकला था तो बहुत इंतज़ार के बाद उसके रूट की एक ही बस आई थी, और वो भी इस तरह भरी हुई थी कि तिल रखने की भी जगह नहीं थी। अगली बस के इंतज़ार में उसे बहुत देर इस जगह रुकना पड़ा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस रूट की बसें कहाँ चली गई हैं, और जब दूसरे रूट की बस आई जो कुछ फासले पर उतारती थी तो उसने मौसम का मिजाज देखते हुए उस बस में बैठने का फ़ैसला कर लिया था। इसलिए वो इस तरफ उतर गया था, वरना दूसरी तरफ उतरता तो चंद कदम पर ही उसका फ्लैट था। अवेज अपने ऑफिस अपनी मोटरसाइकिल पर ही आता जाता था, लेकिन आज सुबह ऑफिस जाने के लिए जैसे ही उसने अपनी मोटरसाइकिल निकालकर स्टार्ट करने की कोशिश की, बावजूद बेशुमार किक्के लेने के वो मोटरसाइकिल स्टार्ट ही नहीं हुई। अचानक पता नहीं क्या हो गया था। हालांकि वो नई मोटरसाइकिल थी,
6 माह कबल ही उसने उसे खरीदा था और वो इसकी बेहतरीन देखभाल में थी। अगर उस वक्त वो मोटरसाइकिल किसी मैकेनिक को दिखाने के लिए ले जाता तो उसे ऑफिस से देर हो जाती, लिहाजा वो मोटरसाइकिल खड़ी करके बस पर ही ऑफिस चला गया था। अवेश को 15-20 मिनट हो चुके थे उस जनरल स्टोर के सामने खड़े हुए। आंधी की शिद्दत में कमी आ गई थी, गर्दो गुबार भी किसी हद तक कम हो गया था। अब ठंडी हवाएं चल रही थीं, आसमान पर छाए हुए बादल गरजने लगे थे। आसमान पर बिजली चमकती तो यकदम जैसे हर चीज़ रोशन हो जाती थी। उसने पहले दूर तक देखा, इस इलाके की वो मेन सड़क थी। इस सड़क पर ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलर्स और कुछ दूसरे इदारों के ऑफिस के साथ कोठियाँ और बंगले बने हुए थे। दफातर तकरीबन बंद हो चुके थे, जबकि इस इलाके की सही कमर्शियल मार्केट दूसरी जानिब थी और उसी तरफ वो फ्लैट था जहाँ उसकी रिहाइश थी। आंधी और गर्दो गुबार में कमी आ जाने से अब वो देख सकता था, इसीलिए उसने फैसला किया कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो उस जगह से निकला और चौक की तरफ भागा। वो चाहता था कि गर्दो गुबार में तो उसने नहा ही लिया है, इससे पहले कि बारिश शुरू हो वो फ्लैट तक पहुँच जाए ताकि बारिश से तो बच सके। सर्दी में और वो भी ठंडे पानी में खुले आसमान के नीचे नहाने का अवेश को बिल्कुल भी शौक नहीं था। अभी वो कुछ ही आगे गया था कि अवेश को लगा जैसे कोई फंसी फंसी आवाज़ में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कोई इंसान किसी जगह फंसा हुआ है। उसके कदम रुक गए। उसने दाएं बाएं देखा। एक बहुत बड़ी कंपनी का भारी भरकम साइन बोर्ड इस अंदाज में गिरा हुआ था कि उसका एक हिस्सा ज़मीन के साथ लगा हुआ था जबकि दूसरा हिस्सा दीवार के साथ जुड़ा हुआ था। अवेश को लगा कि आवाज़ें उस बोर्ड के पीछे से आ रही हैं। उसे शक हुआ कि कोई इस बोर्ड के नीचे है। उसने देखने की कोशिश की पर बोर्ड इस अंदाज में गिरा था कि उससे ये देखना मुश्किल हो रहा था कि दीवार के साथ क्या है। अगर बोर्ड को उस जगह से कुछ हटाया जाता तो वो ये देखने में कामयाब हो सकता था कि वहाँ कौन है। मौसम और भी ख़राब हो गया था। बादलों की गरजने की आवाज़ें इस सुनसान जगह पर खौफ पैदा कर रही थी। जब बिजली चमकती तो दिल चाहता कि यहाँ से भाग जाया जाए। आसमान से पानी के छींटे भी बरसने लगे थे जो किसी भी लम्हे तेज़ बारिश का रूप इख्तियार कर सकते थे। अवेश का दिल चाहता था कि वो इस सूरत हाल को देखते हुए भाग जाए, लेकिन उसके अंदर का जज्बा हमदर्दी उस पर गालिब आ गया था। उसने दाएं बाएं देखा, उसे कोई भी आसपास या दूर दिखाई न दिया कि जिसके साथ मिलकर वो उस भारी भरकम साइन बोर्ड को एक तरफ हटा सकता। दूर तक कोई भी ज़ीरो दिखाई नहीं दे रहा था। इस जगह वो अकेले ही खड़ा था। वो आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं। अवेश ने अपना दफ्तरी बैग एक तरफ रखा, साइन बोर्ड को एक तरफ से दीवार से कुछ आगे करने के लिए जोर लगाने लगा। वो अपनी पूरी कुव्वत सर्व कर रहा था। यकदम उसे लगा जैसे वो भारी भरकम साइन बोर्ड खुद ब खुद ही एक तरफ हट गया है। ऐसा उसका वहम ही हो सकता था क्योंकि वो इस साइन बोर्ड को हटाने के लिए पूरी कुव्वत लगा रहा था। उसका खुद ब खुद एक तरफ हटना कैसे मुमकिन हो सकता था। अब इतनी जगह बन गई थी कि वो झांककर अंदर देख सकता था कि इस साइन बोर्ड के पीछे कौन है। यकदम बिजली चमकी, रोशनी हुई और उसने देखा कि उस बोर्ड के पीछे दीवार के साथ कोई भी नहीं है। अवेश ने हैरतनाक निगाहों से इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं था। साइन बोर्ड के हटते ही अब किसी भी किस्म की फंसी फंसी आवाज़ें नहीं आ रही थीं। उसने एक बार फिर गौर से देखा, वहाँ कोई नहीं था। बारिश शुरू हो गई थी। अवेश ने खसियाना सा होकर साइन बोर्ड की तरफ देखा और अपना दफ्तरी बैग उठाकर जैसे ही सीधा हुआ, एक बार फिर उसने अपने फ्लैट की तरफ भागने के लिए रुख किया ही था कि वो यकदम घबराकर चौंक पड़ा। उससे 2 फुट के फासले पर बिल्कुल उसके सामने एक शख्स खड़ा उसकी तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अवेश की समझ में नहीं आया कि अचानक वो शख्स कहाँ से आ गया, जबकि दूर तक तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसके सर पर तिनकों का बना हुआ हैट था जो शायद किसी बारीक दिखाई न देने वाले धागे से बंधा हुआ था कि तेज़ हवा में भी वो उसके सर से नहीं उड़ रहा था। उसका रंग गंदुमी था। चेहरे पर छोटी छोटी दाढ़ी और मूछें थीं जैसे उसने कई दिनों से शेव न बनाई हो। आँखों की रंगत नीली और उसका जिस्म आम सा था। उसके बदन पर काली टी शर्ट और ओवरकोट था। काले रंग की पतलून के साथ पाँव में पुराने बगैर पॉलिश किए हुए बूट थे। हिम्मत करने पर आओ तो तुम अपनी कुव्वत का मुजाहरा कर ही देते हो, वो अवेश की तरफ देखते हुए बोला। उसकी आवाज़ में भारीपन था, लेकिन ऐसा नहीं कि बोलते हुए कुछ अजीब सा लगे। आप मुझे देख रहे थे?
अवैस ने उससे पूछा। हाँ, पास ही था, तुम्हें देख रहा था कि तुम क्या कर रहे हो। ये बोट हिलाना अकेले आदमी का काम तो नहीं है, लेकिन तुमने हिला दिया, और हैरत है कि इस मजबूती से लगा बोट टूटकर कैसे गिर गया। आंधी का कमाल है या किसी दूसरी ताकत का मुजाहरा। अवैस को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहा है और उसका इशारा किस जानिब को है। मुझे लगा था कि कोई इस बोट के नीचे है या इस दीवार की तरफ फंसा हुआ है, इसलिए मैंने उसे निकालने के लिए इतनी जोर आजमाई की थी। कोई नहीं था, वो आदमी धीरे से बोला। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसका जिस्म भी साकित था। तेज हवा चल रही थी और तिनकों का बना हैट उसके सर पर जमा हुआ था। वो 2 कदम चलकर अवैस के कुछ और करीब हो गया। वहाँ कोई भी नहीं था। वहाँ कोई भी नहीं था, अवैस ने कहते हुए सर्दी से एक छुरछुरी ली। बारिश तेज हो गई थी और वो बारिश में शराबूर हो गया था। उसे अपने अचानक पास देखकर और बातों के दौरान बारिश से बचने का उसे कोई ख्याल ही नहीं रहा। अवैस ने अपने हाथ से आंखें साफ की ताकि बारिश के पानी से आंखों के इर्द गिर्द की मिट्टी साफ हो सके। उसे सर्दी लगने लगी थी। जो ही उसने आंखों से हाथ हटाकर फिर सामने देखा तो बुरी तरह चौंक पड़ा। अब वो शख्स उसके सामने नहीं था। अवैस ने अपनी गर्दन घुमाकर आसपास और फिर दूर तक देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बरसते आसमान के नीचे खड़ा वो सोच रहा था कि क्या ये इसका वहम था। अगर कोई इंसान मेरे पास खड़ा होता तो उसे किसी तरफ जाते हुए इतनी देर न लगती कि वो अचानक आंखों से ओझल हो जाता। वो ताना बाना बुनने लगा। इस शदीद बारिश और सर्दी में वो यूं खड़ा होकर इस बारे में सोच नहीं सकता था, इसीलिए वो चौक की तरफ तेज़ी से भागने लगा। उसके कोट का बटन बंद था, लेकिन टाई बाहर निकलकर उसके कंधे के ऊपर से पीछे की जानिब किसी झंडे की तरह उड़ रही थी। अवैस भी चौक से तकरीबन 10 फुट के फासले पर था कि उसकी पुश्त पर उसे तेज़ आवाज़ सुनाई दी। रुक जाओ दोस्त। आवाज़ सुनकर उसके भागते कदम यकदम उसी जगह रुक गए और उसने गर्दन घुमाकर अपने अकब में देखा। वही शख्स कुछ दूर एक तरफ खड़ा था। अच्छा किया कि तुम मेरी आवाज़ पर रुक गए। तुम? अवैस ने सवाले निगाहों से उससे पूछा। ज़रा संभल के दोस्त, एक तरफ हट जाओ। क्या संभल के? अवैस की हैरत दो चंद हो गई। दाएं तरफ से एक कार बहुत तेज़ी से आ रही है, तुम्हें कुचल देगी, एक तरफ हट जाओ। उसकी बात सुनकर अवैस को ताज्जुब सा हो रहा था कि वो क्या कह रहा है। वो मुतहय्यर निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए अभी किसी फैसले पर पहुंचा भी नहीं था कि उसने हाथ के इशारे से उससे फिर कहा कि वो इस जगह से हट जाए। उसकी तरफ देखते हुए बदले न ख्वास्ता वो फुटपाथ पर चढ़ गया। ठीक उसी वक्त दाएं तरफ से एक तेज़ रफ्तार कार आई। वो किसी गोली की तरह मुड़ी और ठीक उसी जगह से गुजर गई जहां अभी अवैस कुछ देर कबल सड़क पर खड़ा था। अगर वो अपनी रफ्तार में उसी तरह से भागता हुआ जाता तो यकीनन वो कार उससे कुचलकर गुजर जाती। अवैस खैरा निगाहों से गुजरती कार को देख रहा था और उसका मुंह हैरत से खुल गया था। अचानक अवैस को उस शख्स का ख्याल आया। उसने उसकी जानिब देखा जहां वो खड़ा था। फिर वो एक बार चौंक पड़ा। अब उस जगह कोई भी मौजूद नहीं था। अवैस ने मतलाशी निगाहों से दाएं बाएं सामने आगे पीछे देखा, लेकिन उस पूरी सड़क पर इसके सिवा और कोई भी नहीं था। वो एक बार फिर मकमसे में पड़ गया कि क्या ये उसका वहम था। उसे किसी ने भी आवाज़ देकर नहीं रोका था और ना ही उसे एक तरफ होने के लिए कहा था। शायद ये उसकी छठी हिस्स थी जिसने उसे कबल अज़ वक्त आगाह किया था और उस अजीब शख्स का कोई वजूद नहीं था। मुमकिन था कि ऐसी शक्ल सूरत वाला कोई आदमी आज दिन भर में किसी वक्त उसने देखा हो और वही उसकी आंखों के सामने आ गया हो। वो कुछ भी समझने के लिए कासिर था। सर्दी से उसके दांत बजने लगे। उसने सर झटका, एक बार फिर फ्लैट की तरफ दौड़ लगा दी। अब वो तेज़ बारिश में बर्क रफ्तारी से भागता हुआ जा रहा था और फ्लैट में पहुंचकर ही उसने दम लिया। अवैस का ताल्लुक़ एक छोटे शहर से था। उसके वालिद की कपड़े की दुकान थी। 5 भाइयों में वो सबसे छोटा था। चारों भाई इस शहर में अपना अपना अलग कारोबार करते थे। वालिदैन अपनी तमाम जिम्मेदारियों से सुबकदोश होकर मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे थे। 4 माह कबल अवैस की शादी ऐनी से हुई थी और 1 माह से वो नौकरी के सिलसिले में इस बड़े शहर में मुकीम था। अवैस ने पढ़ाई मुकम्मल की तो खुशकिस्मती से उसे एक बड़ी मोबाइल कंपनी में अपने ही शहर के ऑफिस में नौकरी मिल गई थी।
اسے اس کمپنی میں نوکری کرتے ہوئے 17 ماہ ہو گئے تھے کہ اس کا کمپنی کے ہیڈ آفس میں تبادلہ ہو گیا۔ کام کرنے کی لگن اس کے اندر شروع دن سے تھی۔ ان 17 ماہ میں اس نے ایک بھی چھٹی نہیں کی تھی۔ کام اس توجہ اور محنت سے کرتا تھا کہ اس کے کام کی تعریف کی بازگشت ہیڈ آفس تک سنائی دینے لگی تھی اور اویس کے افسران کی گڈ بک میں اس کا نام شامل تھا۔ شاید یہی وجہ بنی تھی کہ اسے ہیڈ آفس بلا لیا گیا تھا۔ جب وہ اس شہر میں آیا تو اس کی شادی کو پورے 3 ماہ ہوئے تھے اور وہ ابھی اینی کے ساتھ ہنی مون منانے بھی کسی جگہ نہیں گیا تھا۔ اینی اس کی خالہ زاد تھی۔ وہ دونوں کالج کے زمانے سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور اکثر کالج سے نکل کر ایک دوسرے سے ملاقات بھی کیا کرتے تھے۔ اویس اور اینی کا مزاج ایک جیسا ہی تھا۔ ان دونوں کی کئی عادات مشترک تھیں، جیسے کھانے پینے کا شوق، اچھے حصے مزاح، ناول پڑھنا۔ دونوں کو بارش بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ کالج سے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ اینی کے لیے ایک لڑکے کا رشتہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں طرف سے بات آگے بڑھتی، اویس نے اپنی خواہش کا اظہار والدین سے کر دیا۔ انہوں نے کوئی پابندی نہ لگائی بلکہ خوش ہوئے اور یوں اس کی منگنی اینی سے ہو گئی۔ اویس نے پہلی بار اس موبائل کمپنی میں نوکری کے لیے درخواست دی تھی اور اس کی خوش قسمتی کہ اسے انٹرویو کے بعد نوکری بھی مل گئی تھی، اور اس کے بعد اویس کی شادی اینی سے ہو گئی اور وہ دونوں بہت ہی خوش تھے۔ شادی کے 3 ماہ کے بعد ہی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر دوسرے شہر منتقل ہونا ان دونوں کے لیے آسان نہیں تھا۔ یہ دوری دونوں کے لیے کانٹوں پر چلنے کے مترادف تھی۔ اس شہر میں جب تک مناسب رہائش کا بندوبست نہیں ہو جاتا تھا تب تک اویس اینی کو نہیں بلا سکتا تھا۔ وہ خود چچا جان کے فلیٹ میں فی الحال رہائش رکھے ہوئے تھا۔ اویس کی اینی سے دن اور رات میں کئی بار فون پر بات ہوتی تھی اور وہ ہر ویکنڈ پر گھر چلا جاتا تھا۔ اویس کے چچا کا نام غلام سرور تھا۔ وہ بڑی دلچسپ شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی حصے مزاح تو اپنی جگہ عیاں تھی۔ وہ جن، بھوت اور پراسرار موضوع پر لکھی ہوئی بہت سی کتابوں کا ذخیرہ اپنی شیلف میں رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جن اور بھوتوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، بلکہ ان کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی 2 بار ایک جن سے ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ اویس کو کیونکہ ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے اس نے اس موضوع پر ان سے کبھی کوئی اور بات نہیں کی تھی۔ حالانکہ جب بھی کوئی ان سے ملتا تھا تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ چچا سے قصے کہانیاں سنیں، لیکن اس کے لیے کوئی بھی آسانی سے تیار نہیں ہوتا تھا۔ ادھر چچا جان کا کوئی قصہ شروع ہوتا تھا، ادھر وہ کھسکنے کی کوشش کرنے لگتے تھے۔ چچا جان کی بیوی کا نام خالدہ بیگم تھا۔ وہ بھی چچا جان کی طرح ہی بہت اچھی اور نفیس خاتون تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ انہوں نے بیٹی کی شادی کر دی تھی۔ وہ ٹورنٹو میں اپنے میاں کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر رہی تھی۔ بڑا بیٹا ثاقب بھی شادی شدہ تھا اور ایک بیٹے کا باپ تھا۔ ثاقب کی بیوی کا نام سمینہ تھا، جبکہ چھوٹا رضوان کنوارا تھا۔ وہ سب ایک ہی فلیٹ میں رہتے تھے۔ چچا جان کی ریٹائرمنٹ قریب ہی تھی، جبکہ ان کے دونوں بیٹے مختلف سرکاری محکموں میں اچھی نوکری کرتے تھے۔ اویس بھی ان کے ساتھ فی الحال رہائش پذیر تھا۔ اس شہر میں اویس کے ابو اور چچا جان کے بہت ہی پرانے مراسم حافظ عبدالقدوس صاحب کے ساتھ تھے۔ حافظ صاحب بہت ہی نیک، پرہیزگار اور اللہ والے تھے۔ وہ جامعہ مسجد کے خطیب تھے اور ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ ان کی شخصیت میں بہت نفاست اور اپنائیت تھی۔ اویس کے ابو نے اس شہر میں آتے ہوئے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ وہ ان سے جا کر ضرور ملے۔ اس سے قبل 2 بار وہ اپنے ابو کے ساتھ حافظ صاحب سے مل چکا تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد جب وہ حافظ صاحب کے سامنے آیا تو انہوں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اس سے وہ بڑی شفقت سے ملے۔ اویس ان کی اتنی اچھی یادداشت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ خیر، اویس جب فلیٹ پہنچا تو بیل دینے پر دروازہ رضوان نے کھولا اور وہ اسے دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے بولا، ارے واہ، آپ نے تو اس سردی میں نہانے کی بڑی ہمت کی ہے۔ ارے کاہے کی ہمت، آتے ہوئے بارش میں نہا گیا ہوں، اویس نے اپنے جوتے اتارتے ہوئے کہا، جو کہ کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے اور اس کے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ کہیں رک جاتے نا، یا واقعی آپ نہانا چاہتے تھے؟ رکنے کا ٹائم کس کے پاس ہے بھائی، اویس نے کہا۔ اسے شدید سردی لگ رہی تھی، اس کے ہونٹ تھرتھرا رہے تھے۔ رضوان نے اویس کے ہاتھ سے اس کا دفتری بیگ لیا۔ سردی میں تو مجھ سے بات بھی نہیں ہو رہی۔ سردی لگ گئی تو ڈاکٹر بھی انجیکشن لگانے کے لیے نہیں رکے گا، رضوان نے مسکراتے ہوئے شرارت سے کہا۔ تم پہلے ہی ڈرا رہے ہو۔ اویس جوتے ہاتھ میں پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ چچا جان ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے کرکٹ کا پرانا میچ دیکھ رہے تھے۔ اویس کو اس حالت میں دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے بولے، بارش کا پانی گرم ہے تو کیا میں بھی ایک ڈبکی لگا لوں؟
آپ کو بارش دیکھ کر زکام ہو رہا ہے اور آپ ڈبکی لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ چچی جان نے کچن سے جھانک کر کہنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور اویس مسکراتے ہوئے سلام کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اویس کمبل میں گھس گیا۔ کچھ دیر اسی طرح پڑے رہنے سے اس کے جسم کو حرارت ملی تو اس کے دانت بجنا بند ہوئے۔ سردی کا جو شدید احساس تھا وہ بھی کم ہو گیا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور رضوان کا چہرہ نمودار ہوا۔ بھائی چائے یہیں لے آؤں یا باہر آ کر پئیں گے؟ باہر کہاں، بارش میں؟ اویس نے شرارتاً پوچھا۔ میرا مطلب ہے ٹی وی لاؤنج میں، سب کے ساتھ، رضوان مسکرایا۔ سب کے ساتھ پیوں گا یار، اویس نے کہا اور کمبل سے باہر نکل آیا۔ اپنی چمڑے کی جیکٹ پہنی، بالوں میں برش کیا، ٹی وی لاؤنج میں چلا گیا جہاں سبھی وراجمان تھے۔ چائے کے ساتھ گرما گرم پکوڑے بھی تھے۔ پکوڑوں کے تلنے کی اشتہا انگیز مہک آ رہی تھی۔ یہ کیا، اس وقت پکوڑے؟ یہ تو رات کے کھانے کا وقت ہے۔ اویس کی نگاہیں پکوڑوں پر تھیں۔ جس چیز کو کھانے کے لیے دل کرے اسی کا وقت ہوتا ہے، چچا جان نے کہا اور پھر پکوڑوں کی پلیٹ اٹھا لی۔ تمہارے چچا کا حکم تھا کہ پکوڑے بنائے جائیں، چچی جان بولی۔ ویسے بھی اس موسم میں پکوڑے اچھے لگتے تھے۔ وہ یوں ہی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ چچا جان نے اپنا ایک واقعہ سنانا شروع کیا۔ پہلے چچی جان بہانے سے اٹھی، پھر رضوان چلا گیا۔ سمینہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کمرے میں چلی گئی اور عین وقت پہ ثاقب کا موبائل بھی بج اٹھا۔ وہ اسے کان سے لگائے وہاں سے نکل گیا۔ اویس لاچار بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں کہ اسی اثناء میں عینی کا فون آ گیا اور وہ فون سنتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عینی کا بڑے اچھے وقت پر فون آیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ عینی نے پوچھا۔ ابھی تو تم سے بات کر رہا ہوں۔ بارش ہو رہی ہے کیا؟ ہاں ہو رہی ہے، اور یار ابھی تک شدید بارش ہو رہی ہے۔ اویس نے کھڑکی سے پردہ ایک طرف ہٹا کر دیکھا۔ یہاں تو بوندا باندی ہونے لگی ہے۔ تمہارے پاس ہوتی تو ہم بارش میں گھومنے کے لیے نکل جاتے۔ کاش تم اس موسم میں میرے پاس ہوتی عینی۔ ویسے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں کوئی فلیٹ کرائے پر دیکھ لوں اور جلدی ہی تمہیں یہاں لے آؤں۔ تم اپنا تبادلہ واپس کیوں نہیں کرا لیتے اویس؟ اسی شہر میں رہتے ہیں نا، اپنے گھر میں۔ یہاں تبادلہ ہوا ہے تو کچھ تنخواہ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے نا؟ سنا ہے کچھ لوگوں کی ترقی بھی ہونے والی ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ وہ لوگ کون ہیں، اویس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بتایا۔ اس کی نگاہیں کھڑکی سے باہر تھیں۔ بارش ہو رہی تھی، کھڑکی پر شیشہ تھا، اسی لیے ٹھنڈی ہوا کا ایک خفیف جھونکا بھی اندر نہیں آ رہا تھا۔ شاید ان میں تم بھی شامل ہو اویس، وہ مسکرایا۔ آفس میں ترقی کرنے والے متوقع لوگوں کے نام لیے تو جا رہے ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا خیال پیش کر رہا ہے، لیکن کسی کی بھی زبان پر میرا نام نہیں آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دوڑ سے میں باہر ہوں۔ چلو پھر کیا ہے اویس، جو ہے جتنا ہے اسی پر ہمیں شکر کرنا چاہیے نا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو عینی، ویسے یہ شہر بڑا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ میرا دل چاہنے لگا ہے کہ اب ہم اسی شہر میں رہیں۔ تمہارا دل چاہنے لگا ہے تو ایسا ہی ہوگا اویس، دل سے نکلی باتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے عینی، تم دعا کرنا۔ دعا ہی تو کرتی ہوں اویس۔ کیا تم نے کھانا کھا لیا ہے؟ ابھی گرم گرم پکوڑے کھا کر کمرے میں آیا ہوں۔ پکوڑے کھاتے ہوئے تم مجھے بار بار یاد آ رہی تھی، کبھی بارش دیکھ کر، کبھی پکوڑے دیکھ کر۔ ابھی تم مجھے ایسے ہی یاد کیا کرو اور کوشش کرو کہ تم میرے پاس آ جاؤ یا پھر میں تمہارے ساتھ رہنے لگوں، عینی نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا عینی۔ ٹھیک ہے پھر اویس، اللہ حافظ۔ اوکے عینی، اللہ حافظ، اویس نے پیار سے کہا۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ فون بند کر کے وہ باہر دیکھنے لگا۔ باہر اندھیرا تھا۔ جب آسمان پر بجلی چمکتی تھی تو یکدم اجالا ہو جاتا تھا اور باہر کی ہر چیز ایک لمحے کے لیے دکھائی دینے لگتی تھی۔ اویس اپنی جگہ سے اٹھا اور جوں ہی بیڈ کی طرف جانے کے لیے مڑا، اسے لگا کہ باہر سڑک پر دوسری جانب کوئی کھڑا ہے۔ اسے اندھیرے میں ایک ہیولا سا دکھائی دیا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا چہرہ اس کے کمرے کی کھڑکی کی طرف ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس ہو گیا اور غور سے باہر دیکھنے لگا۔ اندھیرے میں ہیولا دکھائی دے رہا تھا۔ اویس کو انتظار تھا کہ ایک بار بجلی چمکے اور وہ دیکھ سکے کہ وہاں کون کھڑا ہے جو اس طرف کو دیکھ رہا ہے۔ اویس کی نگاہیں باہر مرکوز تھی کہ اسی اثناء میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے یس کہا۔
बिजली चमकी और अवेज़ ने बर्क रफ्तारी से देखने के लिए दोबारा खिड़की से बाहर देखा। फिर अंधेरा छा गया था। अब उसे वहाँ कोई भी ह्योला दिखाई नहीं दे रहा था। क्या देखा जा रहा है? अचानक उसके पीछे से रिजवान की आवाज़ आई। अवेज़ अपनी निगाहें खिड़की से हटाकर रिजवान की तरफ घूमा। बारिश का नज़ारा कर रहा हूँ यार। अच्छा, ये तुम्हारी डाक आई थी अवेज़? रिजवान ने बंद लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। लेकिन मैंने इस जगह का पता तो किसी को नहीं दिया रिजवान। ऐनी भाभी को तो मालूम है ना? वो मुस्कुराकर बोला। उससे तो रोज़ इतनी बातें हो जाती हैं कि खत लिखने की ज़रूरत ही पेश नहीं आ सकती। अवेज़ ने उसके हाथ से वो बंद लिफाफा ले लिया। तुम सुबह दफ्तर जाने के लिए निकले ही थे तो ये डाक आई थी, रिजवान ने मज़ीद बताया और जाने के लिए पलटा। अरे बैठो, तुम कहाँ जा रहे हो रिजवान? तुम भी आओ ना, खाना लग गया है, उसने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। अच्छा रिजवान, मैं आता हूँ। अवेज़ बंद लिफाफे की तरफ देख रहा था। रिजवान कमरे से बाहर चला गया। उस लिफाफे का रंग खाकी था और उस पर इस घर का पता था। खुशखत बहुत खूबसूरत थी, जबकि लिफाफे के बाहर भेजने वाले का कोई नाम पता कहीं नहीं था। अवेज़ ने लिफाफा एक तरफ से चाक किया। अंदर से तह किया हुआ कागज़ निकला। कागज़ का रंग गुलाबी था। उसने कागज़ खोला। पूरे कागज़ के दरमियान में सिर्फ एक सतर इंतहाई खुशखती से लिखी हुई थी। आज हमारी पहली मुलाकात होगी। इस खत में इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा था। किसी का नाम पता नहीं था, कोई लफ्ज़ नहीं था। अवेज़ ने उस कागज़ को बार बार पढ़ा, उसे उलट पलट कर देखा और सोचने लगा कि ये किसने लिखा है और ये कौन है जिसने ये खत उसे भेजा है। कोई लड़की क्या? फिर उसके दिमाग में ख्याल आया और इसके साथ ही उस लड़की का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। वो लड़की इसी बिल्डिंग की किसी मंजिल पर रहती थी। जब अवेज़ दफ्तर जाने के लिए निकलता था तो शायद ही कोई दिन होता था जब उसका उसके साथ आमना सामना नहीं होता था। लगता यही था कि वो भी कहीं जॉब करती है। उसके कंधे पर बड़ा सा हैंडबैग होता था। वो एक साथ लिफ्ट के ज़रिए से नीचे उतरते थे। कई बार उनकी आंखें भी चार होती थीं और अवेज़ को 2-3 बार ऐसा भी महसूस हुआ था कि वो उसकी तरफ देखकर ज़हरे लब मुस्कुराई है। आज मुलाकात होगी, अवेज़ बुड़बुड़ाया। तो क्या उसका मुझसे मिलने का इरादा है? मुमकिन है कि उसका वो इरादा आज बारिश की नज़र हो गया हो। वो अपने से ही सोचने लगा और खुद ही ताने बाने बुनने लगा। अवेज़ इन्हीं सोचों में उलझा हुआ जैसे ही खाना खाने के लिए अपने कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम की तरफ जाने लगा, उसने देखा कि समीना के साथ किचन से वही लड़की निकल रही है। उसने समीना से बातें करते हुए और जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए अवेज़ की तरफ एक निगाह देखा और हल्की तबस्सुम की लकीर उसके चेहरे पर और गहरी हो गई। अवेज़ का शक दुरुस्त था। उसने जो लिखा था वो भी सच साबित हो गया था। मुमकिन है कि वो इसकी गैर मौजूदगी में आती रहती हो। इसकी मौजूदगी में वो पहली बार फ्लैट में आई थी। अवेज़ सोचते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। खाने के लिए सभी जमा थे। समीना के हाथ में एक प्लेट थी। वो उसने मेज़ पर रखते हुए बताया, ये चाट अभी अभी आरिफा देकर गई है। वाह, चाट, और वो भी आरिफा बेटी के हाथ की। कोई शक नहीं कि वो बहुत अच्छी चाट बनाती है और उसका शुक्रिया कि वो जब भी चाट बनाती है हमारे लिए ज़रूर भेजती है, चाचा जान ने मज़े से कहा। अवेज़ खाना खाते हुए सोच रहा था कि उसका नाम आरिफा है और वो शायद इसे पसंद करने लगी है। अवेज़ ने अपने दिल ही दिल में कहा, मुमकिन है कि वो इससे लाइल्म हो कि मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ, और अगर उसने बातों बातों में समीना से ये जान भी लिया होगा कि मैं शादीशुदा हूँ, तो फिर भी किसी से मोहब्बत हो जाना क्या मुश्किल है? ये दिल आने की बात है। वो इस पर मज़ीद सोचते हुए खुद ही किया सिराइयाँ करने लगा।